हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज एंड रिवीजन सभी अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताएं और हमको भी जानना होता है ना कि यार आपका स्टडीज कितने लेवल का चल रहा है। वैसे तो आप जानते हैं कि हमने पूरा 9th स्टैंडर्ड आप लोग के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ा रखा है। उसके लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर प्रेजेंट है। आप जब चाहे उसको ओपन करके पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए हम रेडी हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं आपके लिए RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मिड टर्म एग्जाम जो आपका हुआ था दिवाली के पहले, उसमें भी हमने कंटिन्यूअस आपके लिए मेहनत किया, कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस हमने बनाया। ठीक है, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं हमारे इस अभी के समय के, तो अभी लगभग जनवरी का मिडल चल रहा है और लगभग कुछ ही टाइम में आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम और आपके फाइनल एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो यार आपको उनकी भी तैयारी कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए हम फिर से लेकर आए हैं रिवीजन क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग इसके पहले के कई सारे चैप्टर्स रिवाइज करा चुके हैं और ये भी चैप्टर्स हम रिवाइज कराएंगे। तो आज एक नया चैप्टर देखेंगे जिसमें हम लोग कुछ पार्ट रिवाइज करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम देख सकते हो, चैप्टर नंबर 12 है आपके लिए, स्टडी ऑफ साउंड। अब ये जो चैप्टर है पूरा साउंड के ऊपर बेस है, तो इसके कुछ रिवीजन हम लोग करेंगे, कुछ टॉपिक्स को करेंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो 2 पार्ट में लेना पड़ेगा। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें हम कुछ पार्ट्स को रिवाइज करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहना ताकि यार आप लोग को बहुत सारी चीजें जो है वो आज सीखने मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करें दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमारे ऐप में आ जाओ, ऐप डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल करके लॉग इन कर लेना। वहां पे ना बहुत सारी चीजें हम ला रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो फ्री में भी बहुत सारी चीजें हैं, पेड भी बहुत सारी चीजें, तो ऐप डाउनलोड करके लॉग इन कर लेना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साउंड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो व्हाट डू यू मीन बाय साउंड। अब आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, हेलो गाइस, सुनाई दे रही है, बिल्कुल सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मैं अपने वॉइस जो है जनरेट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ माय साउंड ऑर्गन। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। ये जो ऑर्गन है हमारा, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग लैरिंग्स का पार्ट। और लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसकी वजह से हम अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या होता है, साउंड निकलता है। और ये जेन्युइन सी चीज है, ऑब्वियसली निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा, जिनके गले से साउंड नहीं निकलता क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड या तो डैमेज हो जाता है या तो उनके कुछ लैरिंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्पीक, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि यार वो बोल नहीं पा रहा है इंसान। तो ऐसे केसेस होते हैं, रेयर केस है लेकिन होते हैं। आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमारे भारत देश में या फिर वर्ल्ड में जो आवाज नहीं निकाल पाते, यानी कि वो साइलेंट होते हैं। लेकिन हम बात सिर्फ इंसान की कर रहे हैं क्या? हम बात सिर्फ आवाज जो गले से निकल रही है उसकी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम बात हर उस साउंड की कर रहे हैं जो पूरे दुनिया में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं कि साउंड स्टार्ट कहां से होता है, साउंड जनरेट कहां से होता है, प्रोड्यूस कहां से होता है। साउंड जनरेट या फिर प्रोड्यूस होता है दोस्तों कहीं से भी जहां से वाइब्रेशन निकल रहे हो। ठीक है, यानी कि साउंड हमेशा निकलता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। और एक और चीज कि साउंड क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, बिजली चल रही है, बिजली से हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास मशीन चल रही है तो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो साउंड भी क्या है, एक टाइप का एनर्जी है जो वेव्स के फॉर्म में फ्लो होता है। कैसे फॉर्म में फ्लो होता है? वेव्स के फॉर्म में फ्लो होता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वेव्स होते हैं, उसको हम लोग वेव्स बोलते हैं। वैसे साउंड की भी क्या निकलती है, वेव्स निकलते हैं और ये कंटिन्यूअस ट्रैवल करते हैं। आज मैं यहां बोल रहा हूं तो उधर दूर व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको भी सुनाई देगा एक समय के बाद, यानी 1 सेकंड के अंदर उसको भी सुनाई देगा। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग को, ये आपके पास एक रिकॉर्डेड माध्यम से पहुंच रहा है, इसके लिए आपको तुरंत सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां पे, तो जैसे मैंने बोला विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको वो सुनाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा बहुत दूर हम रहते हैं तो हम ऐसा करके चिल्लाते हैं, ओए ऐसा करके चिल्लाते हैं। तो जब हम चिल्लाते हैं तो साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में निकलता है और उस इंसान तक वो 0.001 सेकंड जो भी होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वहां तक उस तक पहुंचेगा। कभी कभी बहुत जल्दी पहुंचता है, कभी कभी फास्ट पहुंचता है। तो उसके एक अलग कंसेप्ट मैं बताऊंगा, क्यों जल्दी, क्यों फास्ट, क्यों लेट पहुंचता है, उसका भी बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला मैंने कि साउंड प्रोड्यूस कहां से होता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी नहीं निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आप बोलते समय आप कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, ABCD बोलो, जो भी बोलना है बोलो और अपने गले को पकड़ लो। जब बोलते समय आप अपने गले को पकड़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहां पे क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। करके देखो, आप ये वाले पार्ट को हल्का सा पकड़ो, बस टच करो और आप कुछ ना कुछ बोलते रहो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं वैसे कुछ ना कुछ बोलते रहो तो आपको खुद एक रियलाइज होगा कि यार यहां से तो कुछ वाइब्रेशन निकल रहा है।
और मैं आपको बता दूं कि आपके गले में क्या है, जैसे मैंने ना वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है, एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो साउंड है वो निकल रहा है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हम बोल रहे हैं ना वो यहां से तो निकल रहा है, आवाज जो है वो यहां से निकल रहा है, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना, जो भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं 1 2 3 4, ये हमारी जीभ यानी हमारा टंग हेल्प कर रहा है बोलने के लिए। यानी कि अगर किसी इंसान की जबान को काट दिया जाए, यानी टंग को काट दिया जाए, तो वो इंसान आवाज तो निकाल पाएगा लेकिन बात नहीं कर पाएगा। तो यानी कि हमारा जो टंग होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर स्पीच, यानी कि कुछ भी चीजें बोलनी है हमको तो स्पीच देने के लिए हमारा टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कुछ भी बोलते हो तो टंग हमारा ऊपर नीचे हिलता है, लेकिन अगर आप मान लो आप टंग को पकड़ लो अपने हाथों से, कुछ बोलने की कोशिश किया मैंने, नहीं निकल पाया। तो अगर आपके पास टंग नहीं रहेगा या फिर कट हो गया रहेगा तो वी कांट एबल टू स्पीक, आवाज निकलेगा, ओ वाओ वाओ जो भी आवाज है वो निकलेगा, लेकिन यू कांट एबल टू टॉक विद समवन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। अब वाइब्रेशन के ऊपर फिर से आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला वाइब्रेशन नहीं तो साउंड नहीं, तो कहीं से भी आप सुनो, कहीं पे भी आप चले जाओ, इवन देखो ये मेरे हाथ में एक, ये मेरा हाथ है और एक ये मेरा हाथ है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो आप देख सकते हो इन दोनों को जैसे मैंने ज्वाइन किया तो आपको क्या सुनाई दे रहा है, मेरा माइक इधर ही है तो आपको सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई दिया, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, ये मेरा हाथ और ये वाला हाथ दोनों जब चिपके आपस में, दोनों जब चिपके तो इनमें भी पार्टिकल्स है, इनमें भी पार्टिकल्स है, तो वो पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, आपस में वाइब्रेट कर रहे होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूसिंग। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, इवन बादल गरजते हैं आपने देखा होगा, दैट इज लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, थंडर स्टॉर्म आता है। तो जब बादल बादल आपस में टकराते हैं तो एक तो लाइटनिंग निकल रही है, वो लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, इसके लिए सबसे पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और उसके थोड़े टाइम के बाद जो है वो आवाज सुनाई देने लगता है हम लोग को, करेक्ट है। लेकिन आवाज क्यों आया, बिकॉज जब बादल आपस में जब टकराए, अब वो कड़क चीज तो है नहीं, नरम ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर भी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे ना यार, वो टकराए, एंड दैट्स व्हाई द साउंड इज क्रिएटेड। तो एवरी टाइम यू कैन हियर ए साउंड, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। इंजन, गाड़ी चलती है, इंजन वाइब्रेशन होता है, तो इसके लिए आवाज आती है गाड़ी की। टायर रोड पे चलता है, तो टायर रोड पे चल रहा है तो आपको आवाज आती है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, करेक्ट है। मतलब टायर के ऊपर गाड़ी होती है ना, तो टायर जब गोल गोल घूम रहा है रोड को पकड़ के, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से साउंड निकल रहा है। तो देयर इज अ साउंड इफ देयर इज अ वाइब्रेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियम इज नेसेसरी। जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया कि साउंड निकलता तो है, लेकिन साउंड आप तक पहुंच कैसे रहा है, बिकॉज देयर इज अ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन अस, ठीक है। आप अगर यहां पे प्रेजेंट हो, जैसे मैं यहां पे प्रेजेंट हूं, मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है, तो अलग बात है कि कैमरा और माइक उसको खींच रहा है, लेकिन ये खींच इसलिए भी पा रहा है क्योंकि यहां पे जो साउंड ट्रांसफर करने के लिए जो चीज है वो है हवा, एयर। तो आपको पता है मीडियम इज नथिंग बट व्हाट, आपको पता है कोई भी मीडियम या तो हवा हो सकता है, या तो पानी हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है, एयर वाटर या फिर सॉलिड, माफ करना, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, ठीक है ना। सॉलिड कोई भी कड़क चीज हो सकती है, लिक्विड वाटर हो सकती है, और एयर गैस हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी चीज होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई चीज है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है, अगर दुनिया में कोई चीज प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाता है वैक्यूम, यानी कि स्पेस जो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर वायुमंडल हो गया, लेकिन हम जैसे अर्थ के बाहर निकल जाते हैं, हम सोलर सिस्टम में पहुंच जाते हैं, तो वो स्पेस होता है, डार्क स्पेस, वहां पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, ना हवा प्रेजेंट है ना पानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पे कोई मीडियम नहीं है। और अगर आप स्पेस में प्रेजेंट हो, आप स्पेस में प्रेजेंट और आप चिल्ला भी रहे हो ना बाजू वाले को, तो भी उसको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज देयर इज नो मीडियम टू ट्रैवल द साउंड। क्योंकि साउंड को, जैसे मैंने बोला, ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, एंड उसको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो अगर उसके बीच में चाहे हवा हो, पानी हो, या फिर कोई सॉलिड भी चीज हो, अगर एक मीडियम प्रेजेंट है तो वो उसमें से पेनिट्रेट करके वो ट्रैवल करेगा और सामने वाले तक पहुंचेगा। लेकिन इफ देयर इज नो मीडियम, देयर इज ए स्पेस प्रेजेंट, वैक्यूम है उसके अंदर, तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, याद रहेगा ये चीजें, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका पूरा का पूरा साउंड का कंसेप्ट। अब साउंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और एक होता है आपका लिखा नहीं मैंने, जो कि है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कभी भी जो वेव्स होते हैं ना वो लॉन्जिट्यूडनल, यानी कि the particles of the medium move parallel to the propagation of the waves। मतलब waves अगर इस तरफ जा रहा है तो उसी के पैरेलल्स में जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये एक पार्टिकल गया, देखो पैरेलल में ही जा रहा है, मतलब इस तरीके से वो क्या कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है। तो अगर कोई भी पार्टिकल्स मीडियम के अगर सेम जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स है उसी के डायरेक्शन में पैरेलली प्रोपोगेट हो रहे हैं, प्रोपैगेट हो रहे हैं बोल लो, तो उस साउंड वेव्स को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे। और एक होता है ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या बोला मैंने कि इट इज ट्रैवलिंग
पैरेलली इट इज ट्रेवलिंग। पैरेलली आप देख सकते हो हर एक लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, जैसे मैथ्स में आपने पैरेलल वर्ड सुना होगा। तो ये जो होता है ना ट्रांसवर्स वेव, ये होता है परपेंडिकुलर। याद रखना है आपको, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये डायरेक्शन ऑफ वेव इस तरफ जा रहा है, मतलब वेव्स इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर जा रहा है। देखो उठा यहां से, यहां गया, फिर यहां आया, यहां गया, तो ये पैरेलल नहीं जा रहा है, ये जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आप देखो ये ऐसा जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स था उसके वो परपेंडिकुलर ही वो ट्रैवल कर रहा है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। और अगर ऐसा होता है तो उस टाइप के साउंड वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो याद रहेगा। देखो बहुत बेसिक तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं रिवाइज करा रहा हूं। वैसे अगर आपको और डिटेल में सब कुछ जानना है तो हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि देखो रिवीजन है और मेरा मकसद रिवीजन का यही रहता है कि लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर लूं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूं या फिर एटलीस्ट हाफ चैप्टर रिवाइज करा दूं। तो मेरा मकसद यही है। लेकिन अगर आपको ये रिवीजन पढ़ के ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे जो नॉर्मल लेक्चर वीडियो है, जो हमने प्रॉपर पढ़ाया हुआ है चैप्टर को लेक्चर बाय लेक्चर, उनके वीडियो देख सकते हो। कहां से देखोगे, इसी चैनल पे मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में जाके, या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो क्या नाम है चैप्टर का, स्टडी ऑफ साउंड। तो आप टाइप करोगे यूट्यूब, क्या टाइप करोगे, 9th स्टैंडर्ड साइंस स्टडी ऑफ साउंड बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको मिल जाएगा हमारे लेक्चर वीडियोस। ठीक है, तो प्लीज सर्च कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होता है वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ क्या होता है आपको पता ही है कि कोई भी दो वेव्स है, जैसे ये वेव्स निकल रहे हैं, तो एक वेव्स का यहां मिडिल पॉइंट, एक यहां पे, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और इसी वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है एक सिंबल से, जिसको बोलते हैं लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा उल्टा वाई बनाना है। देखो कैसे बनाना है, ऐसा बनाना है और ये वाई उल्टा वाई, तो इसको हम लोग लैम्बडा बोलते हैं। लैम्बडा इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, टू वेव्स के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज, इसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, वेव का लेंथ, वेवलेंथ। लैम्बडा सिंबल हो गया। एम्पलीट्यूड, जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी चीज का एक हाइट होती है, मतलब एक वेव्स का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, समझ लो कि यहां से वेव शुरू हो रहा है तो इसका ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका एम्पलीट्यूड है। इट इज डिनोटेड बाय ए, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। आप बोल सकते हो कितना उसका एम्पलीट्यूड है, या आप इस तरीके से आप बोल सकते हो। हाँ, कैपिटल ए से डिनोट कर लो इसको, स्मॉल ए से मत करो, कैपिटल ए से एम्पलीट्यूड को डिनोट कर दो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट कितना आपका जो साउंड है वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहा है। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर वर्डिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो पिच होती है, जो आवाज होती है, कितनी हाई पिच से जा रही है, कितनी लो पिच से जा रही है, दैट डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी। और इन शॉर्ट हम लोग बात करेंगे, पहली बात तो देखो कोई भी लेंथ को कोई भी वेव्स को अपना एक कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लगता होगा। तो मान लो यहां से उसने शुरू किया, यहां से गया, यहां से लेके यहां तक गया, तो वो एक टाइम लगा होगा उसको, तो वो टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं टी। याद रखो ये चीज, टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं टी। और उसी टाइम पीरियड का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं, एक बहुत अच्छा सिंबल है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे न्यू। कैसे बनाना है, वी जैसा बनाना है और थोड़ा सा घुमा देना है, वी जैसा बनाना है थोड़ा सा घुमा देना है, तो इसको बोलते हैं न्यू। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/t, यानी 1 टाइम पीरियड। तो जितना टाइम लगेगा उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने आपको समझा दिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलो अगले टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हमारा स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हम बेसिक तौर पे एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं ना, स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं, करेक्ट है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, बहुत सालों से हमने लगभग 7वीं 8वीं से पढ़ा होगा ये चीजें, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे लिए, कोई भी वेव्स की अगर मैं बात करूं, तो वेव्स के केस में डिस्टेंस क्या होता है, उसका वेवलेंथ होता है। वेव्स के केस में उसका डिस्टेंस मतलब वेव का लेंथ, ठीक है, वेव का लेंथ अपॉन टाइम पीरियड को टी बोला जाता है, टी, ठीक है। अब एक और चीज है, मतलब टाइम पीरियड को आप पूरा यहां पे टाइम पीरियड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी या फिर स्पीड को हम लोग लिखते हैं नॉर्मली वी लिखते हैं, तो v इज इक्वल टू वेवलेंथ को लिखा जाता है लैम्डा, बराबर, अभी भी पहले बताया मैंने इसके पिछले वाले साइड में। तो वेवलेंथ को लैम्डा बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स, एंड t मतलब टाइम पीरियड। तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इफ द क्वेश्चन कम्स कि आपको लेंथ डिस्टेंस ऑफ वेव्स दिया रहेगा, मतलब लेंथ दिया रहेगा वेवलेंथ, और आपको मान लो टाइम पीरियड दिया रहेगा, और आपको बोला रहेगा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, यानी वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड करोगे तो आपको मिल जाएगा आपके किसका वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ साउंड का। लेकिन इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, ध्यान देना, कैसे बना सकते हो। मुझे पता है, हमने अभी अभी देखा कि 1 अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है, न्यू होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होता है, बराबर।
अब यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा अपॉन टी है तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय, ध्यान देना, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी लिख सकता हूं, क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो लैम्डा ही आएगा ऊपर, नीचे टी, तो ये भी फॉर्मूला बनेगा। और मुझे पता है कि 1 अपॉन टी का मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी न्यू। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय न्यू। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, v इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, वेलोसिटी इज इक्वल टू, लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको क्वेश्चन आया जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, तो भी आप वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द वेवलेंथ, यानी वेव का लेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। या तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, टाइम पीरियड दिया है, तो आप टाइम पीरियड को लैम्डा से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला है, आप जो भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, जरूर से इसको प्रैक्टिस करके ले लेना। अब एक और टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। क्या होता है ऑडिबल साउंड? जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंसान होते हैं ना, हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, उसकी सुनने की, हियरिंग की एक कैपेसिटी होती है, ऑडिसिटी होती है। क्या होती है वो? तो अगर कोई भी साउंड को हम लोग जनरली मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको बताया कितना ज्यादा है कितना कम है वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। तो कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है, यानी लिमिट है अगर उसका साउंड का 20 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है, 20,000 हर्ट्ज तक जा रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को हम हियर कर पाएंगे। इसको तो हम लोग बोलेंगे फिर ऑडिबल साउंड, मतलब हम उसको सुन पाएंगे। कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिल इन द ब्लैंक भी पूछता है, वन सेंटेंस भी पूछता है, जैसा भी ये पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हम इंसान कौन सा साउंड को सुन पाएंगे, कि अगर कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक है, मतलब 20 से 21 भी रहेगा, 22 भी रहेगा, और ऐसे करते करते 20,000 मतलब 19,999 भी हर्ट्ज रहेगा, तो भी हमें सुनाई देगा। लेकिन जैसे 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ, एक भी ज्यादा हुआ, तो वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। अब हमें सुनाई नहीं देगा मतलब किसी और को तो सुनाई देगा ना। यस, देयर आर सो मेनी एनिमल्स जिनको ज्यादा ऊंचा साउंड सुनाई देता है या फिर नीचा साउंड सुनाई देता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑडिबल साउंड तो आपको समझ में आ गया। ओके, अब दूसरा जो साउंड है जिसको बोलते हैं इंफ्रा साउंड। अब होता यह है कि अगर आपका साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है अगर 20 हर्ट्ज से कम है, यानी कि अगर आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है, इतनी कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है, तो वो साउंड हम नहीं सुन सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रा साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रा। इंफ्रा मतलब कम, इंफ्रा मतलब कम, अल्ट्रा मतलब ज्यादा, तो इंफ्रा मतलब कम। किससे कम? 20 से कम। तो 20 से कम फ्रीक्वेंसी है तो भाई हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उनको सुनेगा कौन? देयर आर सो मेनी एनिमल्स जो ऐसे साउंड्स को, यानी कि जो इंफ्रा साउंड होते हैं दोस्तों, उसको वो सुन पाते हैं। करेक्ट है दोस्तों? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया डॉग्स, ठीक है, डॉल्फिन्स, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च कर लेना, लेकिन ये दो एग्जांपल आपके माइंड में रखना एग्जाम में लिखने के लिए, कि आपके डॉग्स जो होते हैं, इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं ना, अर्थक्वेक वगैरह, बर्ड्स भी खासकर ना इंफ्रा साउंड को महसूस कर पाते हैं। तो जब अर्थक्वेक आता है तो वो जो साउंड होती है ना अर्थक्वेक वाली, वो इतनी लो इंटेंसिटी की होती है कि हम इंसान नहीं सुन पाते, ठीक है ना। लेकिन जो जानवर होते हैं, कुछ ऐसे डॉग्स हो गए या फिर कुछ ऐसे बर्ड्स हो गए ना, वो सुन लेते हैं और वो अजीब बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनको खतरा लगता है। जैसे डॉग, आपने देखा होगा कुछ डॉग ऐसे होते हैं बिना मतलब का रात को करके चिल्लाने लगते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? उनको कुछ तो महसूस हो रहा है यार, कुछ तो वहां पे ऐसी एनर्जी है, कुछ तो वहां पे ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है जो सिर्फ उनको सुनाई दे रही है, हमको सुनाई नहीं दे रही है। एंड हम लोग बोलते हैं यार क्यों, पागल हो गया क्या, ये क्यों भौंक रहा है? लेकिन उसको पता है कि मैं क्यों भौंक रहा हूं, क्योंकि खतरे का आभास हो गया उसको। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट साउंड है, जैसे हमने यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर इंफ्रा हो गया अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड क्या है? तो अल्ट्रासाउंड की अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा क्या होता है? अगर कोई साउंड अल्ट्रा है, यानी कि 20,000 का जो लिमिट था आपके लिए उससे भी ज्यादा है, यानी कि 20,000 से भी अगर ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उस साउंड को हम लोग अल्ट्रासाउंड कहेंगे। और ये किसको सुनाई देगा? बड़े बड़े जो ऐसे बड़े जानवर नहीं, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनका जो मूवमेंट्स होते हैं या फिर वो जो अपनी लाइफ एक्टिविटीज करते हैं वो साउंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके चमगादड़, बैट्स। बैट्स जो होते हैं ना, ये ना उनकी आंखें जो होती है ना, पहली बात तो कमजोर होती है और उड़ते रात को ज्यादा। आपने देखा होगा चमगादड़ रात को एक्टिव हो जाते हैं, हुइंग हुइंग करके उड़ते हैं। अब ये चमगादड़ उड़ रहे हैं भाई रात में, कुछ हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, उनको कैसे दिखाई दे रहा है? तो उनको भी कम दिखाई दे रहा है, बट दे आर यूजिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड।
दे आर यूजिंग द अल्ट्रासाउंड एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सम वेव्स, ऐसा करके वेव्स निकालते हैं। और वेव्स निकालने के बाद क्या होता है, क्योंकि वेव्स की एक फ्रीक्वेंसी है, वेव्स का एक प्रॉपर्टी है कि वो वेव्स के फॉर्म में निकलता है और जहां पे भी टकराएगा टकरा के रिटर्न आता है। तो वो क्या करता है, चमगादड़ अपने मुंह से वेव्स निकालता है, वेव्स निकाला और सामने समझ लो कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई भी रुकावट है, तो साउंड क्या करेगा, जाएगा, टकराएगा और रिटर्न आ जाएगा, तो उसको सुनाई देगा कि, तो उसको पता चलेगा कि भाई ये जस्ट यहां पे क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो ऐसा चीज है जो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, इसके लिए वो टर्न मारते हैं। और ऐसा भी नहीं कि टोटल दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है उनको, लेकिन फिर भी वो अपना इको का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इको क्या होता है। तो इको का इस्तेमाल करके, साउंड प्रोड्यूसिंग करके, अल्ट्रासाउंड का यूज करके वो लोग अपने डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। और यही सब चीज शिप्स में यूज होते हैं, जो सोनार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, रडार पढ़ेंगे, सोनार पढ़ेंगे, ये सब चीज मतलब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन रिवाइज करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप के साउंड्स भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको। चलो एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको ले लेता हूं, फिर हम लोग आज का लेक्चर को, रिवीजन को एंड करेंगे। अब ये है यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। साउंड जो होता है, ठीक है ना, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया अल्ट्रासोनिक साउंड की अभी अभी हमने बात की, इसका कहां कहां यूज होता है, शिप्स में इस्तेमाल होता है, शिप्स में कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, सोनार में इस्तेमाल होता है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग, जैसे शिप्स होते हैं ना, वो अपने समुद्र की गहराई में साउंड को छोड़ते हैं और साउंड रिफ्लेक्ट होकर नीचे आता है, जिससे पता चलता है कि जो आपका शिप है या फिर जो सबमरीन्स होते हैं खासकर, उसमें इस्तेमाल होता है कि ये कितने गहराई में प्रेजेंट है। रडार होता है, रडार कोई भी हवाई जहाज या फिर कोई फाइटर प्लेन होता है ना, वो उड़ के जाता है, तो उससे डिटेक्ट कर पाते हैं। मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, उसका एक टॉपिक है अलग से, तो मैं आपको पूरा उसका डिटेल और टेक्निकल चीज बताऊंगा तो आपको समझेगा। तो मिलिट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, नॉर्मल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, तो रडार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा और कहां कहां यूज होता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। हम लोग कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, करेक्ट है, बोलते हैं कि नहीं? डॉक्टर क्या बोलता है, जाओ अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, बोलता है कि नहीं? तो वो जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, ये एक क्या है, अल्ट्रासाउंड जो है दोस्तों, ये एक ऐसा चीज है जो साउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड को आपके शरीर में भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब। एक मशीन होता है, बताऊंगा, एक प्रोब होता है जिससे भेजते हैं, और वो अल्ट्रासोनिक साउंड अंदर जाता है और एक इमेज क्रिएट करता है इन योर कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब जो डॉक्टर के पास सेटअप होता है, और वो उससे देख पाते हैं कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है। खासकर किडनी स्टोन वगैरह हो जाता है तो अल्ट्रासाउंड करने बोलते हैं, या फिर बेबी जब होता है मां के पेट में, तब उस टाइम पे ये सब चीजें कराई जाती है। तो अल्ट्रासाउंड में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, मेटल्स के अंदर क्रैक ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कि ये मेटल है, अब ये दिखने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है और कहीं पे भी मुझे लग रहा नहीं है कि क्रैक होगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे माइनर क्रैक होते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये मेटल के ऊपर से पूरा अल्ट्रासोनिक साउंड पास करेंगे, और जहां से अल्ट्रासोनिक साउंड पास होकर अगले साइड से निकल गया, मतलब मान लो मैंने यहां से पास किया और यहां से साउंड निकल गया, तो साउंड अगले साइड से निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो भाई गैप है, क्रैक है, कहीं तो लीकेज है, तभी तो निकल रहा है ना। और वो छोटा छोटा लीकेज आपको बाद में जाके बहुत परेशान कर सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। मान लो कोई ब्रिज बना, उस लोहे का इस्तेमाल करके ब्रिज बना, उस ब्रिज में क्रैक है, हमको पता ही नहीं है, और वो धीरे धीरे करके 10 साल 15 साल के बाद तो वो टूट के गिर जाएगा और उसमें हादसा भी हो जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज भी ना हो, इसके लिए अल्ट्रासोनिक साउंड पास किया जाता है टू डिटेक्ट द क्रैक्स। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो जो आप पढ़ोगे धीरे धीरे करके, आपको याद रखना है। तो 4 से 5 चीजें याद रख लो कि भाई अल्ट्रासाउंड का कहां कहां उपयोग होता है। ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्लियर? ओके। अब लास्ट टॉपिक एक छोटा सा न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया है, एक साउंड वेव है जिसका वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। हैव ए वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी हुई है, यहां पे लिखता हूं वेलोसिटी, नीचे लिख देता हूं, वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है वो साउंड वेव्स, ठीक है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी और कैन दिस साउंड बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर, मतलब हमें निकालना है इसका फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं न्यू बोलते हैं ना, न्यू, इस तरीके से। तो न्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फ्रीक्वेंसी निकालना है, और क्या ये साउंड हम इंसानों को, ह्यूमन ईयर को सुनाई देगा कि नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। हमें एक फॉर्मूला पता है, अभी अभी हमने सीखा, एक फॉर्मूला है हमारे पास दोस्तों कि वेलोसिटी अगर आप साउंड निकालनी होती है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे मेरे पास लैम्बडा दिया हुआ है, और एक और चीज यहां पे लैम्बडा सेंटीमीटर में दिया है लेकिन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मुझे इस लैम्बडा को मीटर में कन्वर्ट करना है मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 मतलब 10⁻², 10 का स्क्वायर होता है, डिवाइड करना मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। याद रखना क्या किया मैंने, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, बराबर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 का स्क्वायर मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे 1 सेंटीमीटर का वैल्यू चाहिए तो 10 स्क्वायर को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 मीटर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बराबर। अब 1 सेंटीमीटर का वैल्यू चाहिए तो 10 अभी देखो 1 मीटर है ना, 1/10 स्क्वायर, तो 1/10 स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, तो 1 × 10⁻² ये हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10⁻² आ गया। समझ में आया, क्लियर। इस तरीके से मैंने निकाला। ओके, अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वी नो दैट 340, लैम्बडा मुझे पता है 1 × 10⁻² इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 340, ये 1 × 10⁻² नीचे आ जाएगा, तो 340 डिवाइड बाय 1 × 10⁻²। ठीक है, अब 10⁻² को ऊपर ले लो, 1 का तो कुछ मतलब नहीं है, 10⁻² को ऊपर ले लूंगा तो ये हो जाएगा 340 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² हो जाएगा, माइनस का ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाता है, तो 340 × 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 340 और 10 का स्क्वायर मतलब 100, मतलब 2 जीरो और लगा दो। और फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, हमको पता ही है, हमने आपको बताई है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो सीधा लिख दो यहां पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 34,000 हर्ट्ज। क्या आया फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, 34,000 हर्ट्ज। और आपको जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये साउंड हमें सुनाई देगा, क्या ह्यूमन ईयर को सुनाई देगा, क्या ह्यूमन ईयर को सुनाई देने के लिए लिमिट कितना चाहिए, 20 से लेके 20,000, तो ये 20,000 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस साउंड कैन नॉट बी हियर्ड, कैन नॉट बी हियर्ड, ये साउंड सुनाई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, सीधा सीधा रीजन कि भाई ये 20,000 के ऊपर है, रीजन लिख देना, बिकॉज इट इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज and we know that about 20,000 hertz the sound waves cannot be heard by any human ear। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर, चलो फिर इसी के साथ ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। और जितने भी और बचे हुए टॉपिक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे इको के बारे में, हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, सोनार रडार पढ़ेंगे, मजा आएगा बहुत अच्छी तरीके से। अगले लेक्चर में आपके लिए वो भी चीजें, उसको भी मैं रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि एक ही में लेक्चर में करा सकता हूं रिवाइज, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाए, इसलिए बड़ा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बड़ा हो जाए, इसके लिए हम एक ही लेक्चर में इतना टॉपिक कराएंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको अगला टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को एंड करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।